से आप लोगों को समझ लग गया था इसकी डिमांड कब जो होती है और नेगेटिवली स्टॉप होती है, मार्जिनल रेवेन्यू डिमांड कर्व से थोड़ा सा बिलो होता है, ठीक है। और अच्छा, और इसकी मार्जिनल कॉस्ट सेम लाइक जो पहले डिमांड सॉरी फैक्ट मार्केट के अंदर मार्जिनल कॉस्ट थी उसकी तरह ही बिहेव करती है, ठीक है। यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे क्वांटिटी डिसाइड होती है और जो प्राइस है बिल्कुल मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को देखते हुए जो है ना वो क्वांटिटी डिसाइड हो रही होती है। और एग्जैक्टली जैसे हमने एवरेज टोटल कॉस्ट और प्राइस से हमने मार्जिनल सॉरी वो डिसाइड किया था, प्रॉफिट डिसाइड किया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी दोनों को देखते हुए हम प्रॉफिट डिसाइड करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज टोटल कॉस्ट और प्राइस का जो सा डिफरेंस होता है उसको हम कंसीडर करते हैं पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी से, तो हमें हमारे पास टोटल ओवरऑल प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया मोनोपोली का प्रॉफिट। अब कुछ आगे सर्कमस्टेंसेस हैं कि जिनको डिस्कस करना चाहिए। लाइक यहाँ पे एक मैं ग्राफ नहीं ऐड करना कर पाया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ग्राफ बाद में ऐड कर दूंगा। अच्छा, अब हमने कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर हमने डेड वेट लॉस को देखा था, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने डेड वेट लॉस को देखा था कि डेड वेट लॉस किस तरीके से जो है ना वो जनरेट होता है। मोनोपोली मार्केट के अंदर भी डेड वेट लॉस क्रिएट होता है और ये जब मोनोपोली मार्केट होती है, ठीक है, उसके अंदर जन डेड वेट लॉस जो होता है ना वो जनरेट होता है। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि हमारी जो है वो प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस होता है, ठीक है। हमारा मार्जिनल रेवेन्यू लेस होता है, ठीक है। हमारी डिमांड जो है वो ज्यादा होती है। हम डिसाइड करते हैं मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उससे होता क्या है, हमारा हमारी क्योंकि पहले हमने कंसीडर की थी मार्जिनल कॉस्ट को, हमने क्या किया हुआ था, सप्लाई कर्व कंसीडर किया हुआ था। लेकिन लेकिन मोनोपोली के केस के अंदर मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो सप्लाई कर्व कंसीडर नहीं की जाती, वो भी मैं आगे जाके बताता हूँ कि क्यों नहीं कंसीडर की जाती। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो है ना वो क्वांटिटी जो थी वो डिसाइड की जाती थी। लेकिन अगर हम देखें कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो प्राइस के इक्वल कहाँ पे हो रही है, ठीक है। पहले तो था ना कि प्राइस की इक्वल थी मार्जिनल कॉस्ट के, ठीक है। वो मार्जिनल रेवेन्यू भी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल था। तो हम हमें एक ही जगह पे जो होती है वो क्वांटिटी डिसाइड की जा रही थी दोनों, ठीक है। अब ये दोनों चीजें डिफरेंट है, अब हमें डिफरेंट है, कभी क्वांटिटी जो होती है वो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की जगह पे डिसाइड की जाए, और या फिर जो है जहाँ पे हमारी डिमांड और मार्जिनल कॉस्ट जो है प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कट आउट हो रही है, वहाँ पे डिसाइड की जाए। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ पे भी डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ पे भी डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए अगर हम लेट से अगर हम जहाँ पे जो कि मोस्टली हम करते हैं वो करते हैं मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को देखते हुए हम क्या करते हैं, हम उसकी क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो डेड वेट लॉस है वो इतनी जगह पे आ जाएगा जितनी जगह हमने जो हम डिसाइड कर सकते थे जहाँ पे प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल थे, ठीक है। मीन के यहाँ पे भी हम क्वांटिटी डिसाइड कर सकते थे, लेकिन हमने क्वांटिटी डिसाइड यहाँ पे नहीं की, हमने इस जगह पे किया, ठीक है। तो अब ये जो एरिया है जो हमने मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू को देखते हुए, ठीक है, डिसाइड किया है, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा डेड वेट लॉस होगा, वो हमारा डेड वेट लॉस होगा। अच्छा, डेड वेट लॉस तो है, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट।
अच्छा, अब क्योंकि मार्जिनल ये जहाँ पे ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के दरमियान जो है ना वो डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस है ये डेड वेट लॉस कहते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है उसको क्यों एफिशिएंट क्वांटिटी कहा गया है? उसको एफिशिएंट क्वांटिटी इसलिए कहा गया है क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर हमारा डेड वेट लॉस क्रिएट नहीं होगा। जहाँ पे डेड वेट लॉस क्रिएट हो रहा होता है वो हमारी मतलब कि एफिशिएंट पॉइंट नहीं होता। लाइक लास्ट टाइम हमने देखा था कि टैक्स से, जब हमारा टैक्स लगा था तो टैक्स से डेड वेट लॉस क्रिएट हुआ था। टैक्स से जो है टैक्स रेवेन्यू तो जनरेट होता है, उससे क्या होता है जैसा हमारा कंज्यूमर सरप्लस श्रिंक कर जाता है, प्रोड्यूसर सरप्लस श्रिंक कर जाता है, लेकिन डेड वेट लॉस क्रिएट हो जाता है, उससे हमारी मार्केट की एफिशिएंसी वो कम हो जाती है। तो अगर हम डिसाइड करते हैं क्वांटिटी को उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे हमारी मार्केटिंग कॉस्ट और प्राइस जो होती है वो कट आउट करती है, तो वो हमारा हम उसको कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे डेड वेट लॉस क्रिएट नहीं होगा और यहाँ पे जो है ना वो क्वांटिटी एफिशिएंट हो सकती है। अच्छा, ये तो होगी बात इसकी। अब आगे चलते हैं प्राइस। अच्छा, मोनोपली। मोनोपली का जो है कि मोनोपली के अंदर सप्लाई का थ्रू नहीं होती, ठीक है। कंपेटिटिव फर्म टेक्स, मतलब कंपेटिटिव फर्म के अंदर तो प्राइस जो होती है वो टेक की जा रही होती है ना, तो क्यों डिपेंड करता है कि कितनी प्राइस है, ठीक है। प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि भी कितनी क्वांटिटी हमने सप्लाई करनी है या किस तरीके से। लेकिन मोनोपोली के केस के अंदर जो है वो क्योंकि प्राइस जो है वो टेक नहीं की जा रही थी, प्राइस मेक की जा रही होती है, इसलिए कोई भी इसकी कोई भी सप्लाई कर्व नहीं होती, क्योंकि प्राइस वो कहीं पे भी सेटल डाउन कर सकता है, वो कहीं पे भी मेक कर सकता है, ठीक है। इसलिए सप्लाई कर्व का ये हिसाब नहीं होता कि वो मार्जिनल कॉस्ट के लिहाज से वो डिसाइड होगी। इसकी सप्लाई कर्व कंसीडर की ही नहीं जाती। लाइक फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं दिखाऊं आपको, अच्छा वो ग्राफ था ये। अब यहाँ पे सप्लाई जो सी है वो मतलब कि क्वांटिटी जो सी है वो कहीं पे भी डिसाइड कर सकता है, यहाँ पे भी डिसाइड कर सकता है, यहाँ पे भी डिसाइड कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे भी डिसाइड कर सकता है। उसके अलावा हालांकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई हुई है, इसके आगे भी डिसाइड कर सकता है। अब इसके आगे भी कुछ केसेस हैं, ठीक है ना, लाइक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वो इससे आगे यहाँ तक भी जो है ना वो प्राइस को डिसाइड कर सकता है। इसलिए इसलिए जो सी इसकी प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट को देखते हुए डिसाइड नहीं, मतलब कि इसकी सप्लाई कर्व ये वाली नहीं होती जो कि ऊपर को जा रही है, वो बल्कि इसकी सप्लाई कर्व एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये सिर्फ हम डिसाइड करते हैं, हम अपनी डिमांड की बेस के ऊपर जो है ना अपनी सप्लाई जो है ना वो अपनी प्राइस को डिसाइड करते हैं कि वो कितनी होगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो देयर इज नो सप्लाई कर्व फॉर मोनोपोली मार्केट। और ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट भी है कि नेक्स्ट जब क्लास होगी इसके अंदर आपने कुछ और फैक्ट्स भी ढूंढ के लाने हैं और बताने हैं कि क्यों जो है ना वो मोनोपोली की सप्लाई कर्व नहीं होगी। ये मैं आपको असाइनमेंट इसलिए देख रहा हूँ, इसकी रीजन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके रीजन मुझे पता भी है, ये नहीं कि नहीं पता कि मैं इसलिए ये आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के अंदर इंटरव्यू देने के लिए गया था लेक्चरर पोस्ट के लिए, तो मुझे वहां भी क्वेश्चन किया गया था कि वाई इन मोनोपोली मार्केट सप्लाई कर्व इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सप्लाई कर्व जो उनसी है वो क्यों नहीं एग्जिस्ट करती मोनोपोली मार्केट के अंदर। ये इस तरह का क्वेश्चन भी है जो कि इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये आपने नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इसको सर्च करके हर बंदे ने अपनी जो है ना वो डिफरेंट रीजन बयान करनी है कि भाई क्यों भाई सप्लाई का एग्जिस्ट नहीं करती
मोनोपोली मार्केट के अंदर, ठीक है। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है ना, उसी के अंदर ही इस क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर आपको लिखिएगा। और रेफरेंस मटेरियल के लिए आप बुक के अंदर, ठीक है, बुक के अंदर इस चैप्टर में से, ठीक है, आप सर्च करके आप लिख सकते हैं जो परफेक्ट मार्केट का। सर वो असाइनमेंट का आपने ग्रुप में बताना था कि क्या किस तरह कब होगी और सारे क्वेश्चंस अभी। यार वो मैं अभी वो मैंने लिखा नहीं है, वो मैं लिख के मैं सेंड कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं। जब मैं लिख के सेंड करूंगा, चाहे आप लोग उससे, ठीक है, उससे कोई 4 दिन बाद आप सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है। बल्कि हो ठीक हो सकता है गया। मैं अभी सेंड कर दूं आप लोगों को। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये तो हो गया था आपकी जो सी ना वो डेट लॉस वगैरह। अब हम आते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की तरफ से, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से की जाती है? प्राइस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से पहले हम ना एक छोटा सा केस लेते हैं जिसके अंदर हम कंसीडर करते हैं कि हमारी जो सी हमने ना, गवर्नमेंट ने ना टेम्परेरी तौर के ऊपर क्या किया, मोनोपोली जो सी ना वो उसको प्रोवाइड किया है एक ड्रग कंपनी को। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी स्टार्टिंग के ऊपर जो निकल आए कोरोना की वैक्सीन का जो है ना वो केस निकला है कि भी कोरोना की वैक्सीन तैयार हो गई है, ठीक है। इन केस ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि भी जो गवर्नमेंट है ना किसी एक तो पेटेंट राइट्स दे, ठीक है, और उसको कहे कि भी आप एज आप इस ड्रग को जो सा वो क्रिएट करें। लाइक जैसे कि अभी वेंटिलेटर्स को भी दिया गया, वो एक कंपनी है उसको दिया गया, वो उसको तैयार कर रही है, ठीक है। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड, ठीक है, थोड़े से टाइम पीरियड के बाद उसको क्या किया जाए, उस जो है ना वो पेटेंट को जो है ना वो एक्सपायर कर दिया जाए, और वो मार्केट क्या है वो फिर हर कोई ही उसको बना सकता हो, ठीक है। इस तरह का भी केस होता है। तो इस तरह के केस के अंदर, मतलब कि इस तरह के केस जो सा वो कंसिडर किया जाता है, उसको हम दूसरी सेंस के अंदर हम कह सकते हैं कि भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है ना वो चीजों को सिंपल लेने के लिए हमने क्या किया, हमने मार्जिनल कॉस्ट को जो है ना वो फ्लैट करके देख लिया, ठीक है, ताकि मार्जिनल कॉस्ट चेंज ना हो, हम इजीली जो है ना वो डिसाइड कर सकें कि भाई हमने कहाँ पे जो है ना वो सप्लाई करनी है, सॉरी, हमने कहाँ पे क्वांटिटी जो है वो सेल आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, लेट से मैं कहता हूँ कि अगर जो है वो मार्जिनल कॉस्ट हमारी ऐसे स्टेट भी होती, जैसे कि इस जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ये स्टेट बी होती है, ठीक है, तो क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे हम स्टेट कह लेते हैं, तो देन भी हमारी क्वांटिटी जो होती है ना वो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमारी क्वांटिटी डिसाइड हो रही होती है, ठीक है। लाइक अगर इधर से इस तरह बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर को जा रही होती, तो हमारी क्वांटिटी यहाँ पे डिसाइड हो रही होती। तो जैसे ही हमारा पेटेंट एक्सपायर होता, ठीक है, हमारा पेटेंट एक्सपायर होता, तो हमारी प्राइस क्या हो जाती, पहले हम प्राइस पे कर रहे थे, अब हम प्राइस क्या करेंगे, अब हम प्राइस सॉरी, पहले प्राइस मेक कर रहे थे, अब हम प्राइस क्या करेंगे, हम पे करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे हमारी प्राइस जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। लेकिन हमारी जो है वो डिमांड है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो चेंज हो सकती है जहाँ पे भी। तो जहाँ पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, वो कट आउट करेगा मार्जिनल कॉस्ट, तो वहां पे हमारी क्वांटिटी डिसाइड होगी और वहां पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने प्रोड्यूस करना है। उस लिहाज से हमारा कंज्यूमर सरप्लस भी डिसाइड होगा। लाइक हमारा कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे है, ये इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट और ये फर्दर आगे उस पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्राइंगल बन रही है, ये हमारा क्या है, ये कंज्यूमर सरप्लस है। लेकिन जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जाते हैं,
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर होता क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हम ऐसा करते हैं कि अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही ये है कि भाई हम कंज्यूमर से उसकी विलिंगनेस जितनी उसकी है उसके मुताबिक उससे चार्ज करें। इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, अब लॉकडाउन हुआ है, नो डाउट वापडा के पास मोनोपोली है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन मंथ्स के अंदर हर किसी से उतने के पैसे लिए हैं जितने को वो पे कर सकता है। लाइक उन्होंने सब्सिडी प्रोवाइड की है कोविड-19 के नेम से। उन्होंने क्या, हर एक को मतलब कि जो ना वो उसके बिल के लिहाज से जो ना उसको सब्सिडी प्रोवाइड कर दिया कि भाई ये इतना मतलब कि पे कर सकता है, तो इसको इस लिहाज से जो ना वो बिल पे किया जाए, ठीक है ना, बिल अदा करने के लिए कहा जाए, उसको वो दे दिया। तो होता क्या है, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें हमारे पास डिमांड कर्व ये है, ठीक है, डिमांड कर्व के अब हर एक पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं, उस पॉइंट के लिहाज से उसको प्राइस देते हैं कि भाई आप इस प्राइस के ऊपर जो है ना वो इस चीज को परचेज करते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है, तो ये इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, बल्कि ये आप लोगों को समझ लग गई होगी, मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लाइक इसकी एग्जांपल क्या है, रियल वर्ल्ड के अंदर जैसे थिएटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है, मूवी टिकट्स के ऊपर डिस्काउंट लगाया होता है। डिस्काउंट किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए लगाया होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा प्राइस पे नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए जो है ना वो उसको उसके ऊपर क्या किया गया होता है, उसको स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता है कि आपकी 500 की टिकट नहीं, आपकी 300 की टिकट है, स्टूडेंट उतना पे कर सकते होते हैं, इसलिए उनके लिए वो अलग से एक डिसाइड की गई होती है, या फिर उनका डे जैसा वो डिसाइड किया गया होता है, जिस डे उनको लगता है कि भाई हमारी सेल कम होती है या फिर हमारे पास कम लोग आते हैं, तो उस दिन वो क्या करते हैं, उस दिन वो स्टूडेंट्स के लिए वो कहते हैं कि भाई इस दिन स्टूडेंट्स अलाउ हैं, या फिर इस दिन जो है वो हम कोई जो है वो टिकट कम होगी, या फिर एक के साथ दो टिकट होंगी। इसी तरीके से एयरलाइन प्राइसेस के अंदर क्या है, वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं कि डिस्काउंट फॉर सैटरडे नाइट स्टे ओवर, ठीक है, उनको होता है कभी एयरलाइन के अंदर सैटरडे वाले दिन जो है ना वो हम स्टे ओवर प्रोवाइड करेंगे, या सैटरडे वाले दिन उनको लगता है कि भाई हमारे पास कंज्यूमर्स कम आते हैं, तो हम उनको अगर स्टे ओवर भी दें या बिजनेस क्लास वालों को, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या करना शुरू कर देंगे, वो ट्रेवल करना शुरू कर देंगे, या फिर वो अगर हायर वालों को टारगेट कर रहे हैं, लाइक बिजनेस क्लास को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, तो वो डिस्काउंट दे देंगे सैटरडे नाइट के ऊपर स्टे ओवर को, क्योंकि जो स्टे ओवर है उसके ऊपर लाइक उनको किसी होटल की बुकिंग का जो है ना वो स्टे ओवर दे देंगे। लाइक मैंने रिसेंटली देखा था, कतर एयरलाइन ने जो है ना वो स्टे ओवर दिया हुआ था, एक पूरे पैकेज का जो है ना वो स्टे ओवर दिया हुआ था, उसके ऊपर रिफंड था। तो क्या जो बिजनेस ट्रैवलर्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो उस चीज को प्रेफर करेंगे, वो उस एयरलाइन टिकट की तरफ जाएंगे, ठीक है, वो कहेंगे कि भाई हम जो है ना वो बिजनेस क्लास की तरफ मूव करें, तो वो उनको उनके लिहाज से जो है ना वो चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही जिस तरह डिस्काउंट कूपन्स वगैरह होते हैं किसी भी चीज के अंदर, लाइक मैं आपको कहता हूँ, वो परफेक्ट मार्केट तो नहीं होती, लेकिन मैं आपको फिर भी एग्जांपल देता हूँ। लाइक जिस तरह सेल्स लगती हैं, ठीक है, अब उनकी एक्चुअल प्राइस जो उनकी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना, उनको उनकी एक्चुअल प्राइस जो होती है वो उन्होंने सेम ही रखी होती है, लेकिन वो उनके ऊपर डिस्काउंट्स लगाते हैं, डिस्काउंट्स लगा के वो कैप्चर करना चाहते हैं जो जिनकी विलिंगनेस टू पे जो होती है ना वो उतनी ही हो जितनी के जो स्टूडेंट्स नहीं पे कर सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे ब्लैक फ्राइडे के तौर के ऊपर सेल्स वगैरह लगती है, ठीक है, वो भी एग्जैक्टली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एक एग्जैक्ट एग्जांपल है कि भाई जो है ना वो उनको जो है ना वो, यार ये कौन मतलब के अंदर ये करता है,
ऊपर ये कलर वगैरह कर देता है, जैसे ये लाइन लगी हुई है। अच्छा खैर आगे चलते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, अच्छा आपको मैं एग्जांपल दे रहा था, लाइक ब्लैक फ्राइडे के ऊपर, ठीक है, क्या अब अब उन्होंने क्या करना होता है, अपना स्टॉक निकालना होता है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा तो मोस्टली क्या जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो वो कुछ लोग तो होते हैं वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, वो कहते हैं हमने हाई प्राइस के ऊपर लेना है या फिर हमने हाई प्राइस को फोकस करना है, वो उसी के ऊपर ही लेते हैं। अब जब इसके ऊपर लगाई जाती है, सेल लगाई जाती है, तो क्या होता है, जो निचले कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है ना, जो उतनी प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मेरे जैसे होते हैं, जो आप जैसे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो फिर सेल की तरफ रजू करते हैं, वो प्राइस, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से, सेल से क्या करते हैं, वो लोगों की प्राइसेस जो उनकी विलिंगनेस टू पे है, उसके ऊपर जाके उनसे क्या उनका जो है ना वो मार्जिन को गेट करते हैं, उनको सेल आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये जो सी है सिंगल प्राइस, जो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर अगर देखा जाए, अच्छा इससे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप एक पैराग्राफ पढ़ लें, तो शायद आपको थोड़ी सी आसानी हो। जी ये आप ना ये पैराग्राफ पढ़े यहाँ से, ये पहले फिगर देख लें यहाँ पे, ये दो फिगर्स हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। उसके बाद आप ये पैराग्राफ पढ़े यहाँ से फिगर 9 से, मैं भी पढ़ता हूँ आप लोग भी पढ़े, ठीक है, देन फिर हम आगे इसको इसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाली। जी किसी को अगर समझ लगा हो तो मुझे बताएं कि वो क्या कहना चाह रहा है। यार ये मैं ना अटेंडेंस लगा लूँ, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, तो स्टूडेंट्स भी मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हो गए हैं, अभी अटेंडेंस लगा लेता हूँ। कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्होंने सिंगल जो सी ना वो प्राइस डिसाइड की हुई है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, या फिर वैसे जो कि मोनोपोली के अंदर डिसाइड की जाती है, मार्जिनल कॉस्ट उन्होंने फैट ली हुई है, तो कीप थिंग्स सिंपल, उनको चीजों को सिंपल लेने के लिए उन्होंने मार्जिनल कॉस्ट को क्या किया हुआ है, फ्लैट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैट करके उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ये एक सिंगल प्राइस के साथ मोनोपोली की जो होती है वो कंज्यूमर सरप्लस में थी, यहाँ पे उन्होंने प्राइस डिसाइड किया था, उससे कंज्यूमर सरप्लस ये हुआ, प्रॉफिट उसका जो हुआ वो ये हुआ, ठीक है, ये डेबिट लॉस हो गया। तो जब मोनोपोलिस्ट हम एक परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर जाते हैं, क्योंकि अगर हम सेंटर वाली ये इस मार्जिनल कॉस्ट को फ्लैट इसीलिए लिया गया हुआ क्योंकि हम जो सी ना वो जो चीजें है ना सिंपल तौर के ऊपर, लाइक
कि भाई सेंटर वाली, जिस तरह मैंने मूवी टिकट का बताया कि भाई वो कुछ कर लेते हैं कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो उस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट को जो है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो किस तरीके से हम परफेक्टली तौर के ऊपर शो नहीं कर सकते। इसलिए हमने मार्जिनल कॉस्ट को जो है वो फ्लैट ले लिया है, एज ए कंसीडर किया कि परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है कि हम हर एक कंज्यूमर से, ठीक है, उसकी विलिंगनेस टू पे के लिहाज से, अगर वो यहाँ पे पे कर सकता है उसको यहाँ से पे कर, हम उसके लिहाज से हम प्राइस को चार्ज कर लेते हैं। यहाँ से पे कर सकते हैं, यहाँ से चार्ज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे है, यहाँ से, यहाँ पे है, यहाँ पे, इनके हर एक पॉइंट के ऊपर, जो कि एक हकीकत के अंदर जो कि एक पॉसिबल नहीं हो पाता। उसकी रीजन ये होती है कि भाई जैसा हम किसी भी कस्टमर की दिमाग के अंदर जाके झांक नहीं सकते। इवन के कस्टमर को भी नहीं पता होता कि मेरी विलिंगनेस टू पे कितनी है। वो तो एट द स्पॉट ही डिसाइड की जा रही होती है। तो अगर हम उसके हर एक पॉइंट को कैप्चर कर ले जहां पे मार्जिनल कॉस्ट हमारी प्राइस को कट आउट कर रही है, तो हमारा ये टोटल का टोटल सारे का सारा जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, वो हमारा प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा सा बयान किया गया। तो यहाँ पे हमारा जो सा वो चैप्टर जो सा वो खत्म होता है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। देन एक मिनट में ये तो निकाल रहा हूँ ये। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले कि भाई इसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू है। आई नो कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, और इसके अंदर जो है वो अजम्पशन की बेस के ऊपर बताया गया है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, क्योंकि ये चीज क्लियर नहीं है। इवन के ये जो लिखने वाला है उसको भी क्लियर नहीं है, उसने भी अजम्पशन की बेस के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट को जो है ना वो अज्यूम करके जो है ना कि भाई वो फ्लैट होगी, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर किया गया। इसकी हमने कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी। उसकी रीजन ये है कि ये क्योंकि अजम्पशन बेस है, इसलिए हम इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जी, किसी को कोई क्वेश्चन? मुझे लगता है क्लास सारी सो रही है। नो सर। नहीं सर, उठे हुए हैं। उठे हुए हैं? तो फिर मुझे लगता था कि इसके अंदर ही जी सबको सर। क्वेश्चन होने चाहिए थे। आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। सर समझ आ गई होगी। जी, सर ये बी वाला ग्राफ समझा दें जरा दोबारा। बी वाला ग्राफ मैंने ये कहा था, ये देखें, यहाँ पे तो हमने क्वांटिटी डिसाइड कर ली ना कि भाई, सॉरी, यहाँ पे क्वांटिटी डिसाइड कर ली हमने। मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को कट आउट कर रहा था, हमने सिंगल क्वांटिटी डिसाइड कर ली। ठीक है, ये एक नॉर्मली का केस हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमने कंपैरिजन करने के लिए कि हमने मार्जिनल कॉस्ट को जो है ना वो फ्लैट लिया था। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे क्योंकि हमने परफेक्ट, जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक परफेक्ट किस्म की होती है तो हम जो है ना वो एक किस्म की उधर उस साइड को जाना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे हम उसकी हर एक पॉइंट के ऊपर, ये देखें ना, ये डिमांड कर्व है ना, ये डिमांड कर्व, ठीक है, ये डिमांड कर्व है। तो डिमांड कर्व इस तरीके से बनती है हर एक पॉइंट के ऊपर जहाँ पे जिस प्राइस के ऊपर, लाइक यहाँ पे है तो यहाँ पे वो कितनी प्राइस पे कर सकता है, कितनी क्वांटिटी लेने के लिए वो कितनी प्राइस पे कर सकता है। यहाँ पे इसके आगे इनके हर पॉइंट के ऊपर हम देख रहे होते हैं कि कंज्यूमर की जो है ना वो प्राइस के लिहाज से क्वांटिटी जो है ना वो डिफरेंट होती है। ठीक है। तो ये हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या करते हैं, जिस कंज्यूमर की जितनी विलिंगनेस टू पे है, ठीक है ना, लाइक हर एक डिमांड कर्व के हर एक पॉइंट के ऊपर जितनी एक कंज्यूमर प्राइस विलिंगनेस टू पे कर सकता है, मीन के प्राइस दे सकता है जिस पॉइंट के ऊपर, हम उसको उस पॉइंट के ऊपर जाके चार्ज करते हैं। मीन के यहाँ पे हम क्वांटिटी डिसाइड नहीं करेंगे, हम हर एक पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी डिसाइड करेंगे, लाइक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे करते करते मीन के मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर ऊपर जितना भी एरिया है हम सारे का सारा सेल आउट कर देंगे। ठीक है। जब तक के हमारी मार्जिनल कॉस्ट डिमांड कर्व के इक्वल नहीं हो जाती ना, तब तक हम क्या करते जाएंगे, हम उसको सेल आउट करते जाएंगे।
तो जितना भी एरिया मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे होगा वो सारे का सारा क्या आ जाएगा, वो प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा। एक्चुअल के अंदर ये मार्जिनल कॉस्ट की लाइन ऐसे नहीं होगी, ये बिल्कुल जिस कहते हैं ना स्टीप की तरफ होती है, तो उस तरीके से होती है। इन्होंने अज्यूम किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो पार्शियल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को नहीं दे सकते। यहाँ पे उसके केसेस के अंदर हम मार्जिनल कॉस्ट को डिसाइड ही नहीं कर सकते कि किस तरीके से आएगी, इसलिए यहाँ पे उन्होंने फ्लैट नहीं दिया। जी सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो ठीक। 1 मिनट रह गया और मीटिंग एंड होने में, और मेरे ख्याल से लेक्चर भी एंड हो गया, तो इनफ होगा बजाय ये कि मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करूं। आगे हमारे पास 10 लेक्चर हैं, 3 चैप्टर हैं, तो मेरे ख्याल से वो 3-3 लेक्चर्स के अंदर एक चैप्टर करना वो मुनासिब होएगा। जी बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है सर। चलें ठीक है फिर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में बात अल्लाह होगी। हाफ़िज़ सर। ओके। सर